तो आखिर ये लड़की एक चेयर कैसे बन गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आज मैं आपको एक जापानीज मूवी टोक्यो की समरी सुनाने जा रहा हूँ। इस मूवी में 3 छोटी बहुत ही अमेजिंग कहानियां हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। पहली स्टोरी का नाम है इंटीरियर डिजाइन और ये स्टोरी एक यंग जापानीज कपल अकीरा और हिरोको की लाइफ पे बेस्ड है, जो बहुत ही कम पैसों के साथ टोक्यो में शिफ्ट हो रहे होते हैं और अपना खुद का एक अपार्टमेंट रेंट करने से पहले ये दोनों हिरोको की स्कूल फ्रेंड अकेमी के फ्लैट में रुकने का प्लान बनाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये दोनों अकेमी के घर जा रहे होते हैं, जिसके दौरान ये अकीरा की रिलीज होने वाली फिल्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब अकीरा एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर है जो अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए टोक्यो आया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अकेमी के घर पहुंच जाते हैं और हिरोको और अकेमी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर ये अपनी कार को सड़क के बाजू में ही पार्क कर देते हैं और उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। फिर अकेमी के फ्लैट में पहुंचते ही ये देखते हैं कि अकेमी का फ्लैट बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद अकेमी इनका बहुत ही खुशी से स्वागत करती है। फिर ये तीनों मिलकर अकीरा की आने वाली फिल्म को देखते हैं, जो कि कुछ दिनों में टोक्यो के एक छोटे से मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली है। फिर अकेमी बातों बातों में इन लोगों को बोलती है कि अगले हफ्ते उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर रुकने वाला है। दरअसल वो इन लोगों को हिंट कर रही होती है कि जल्दी ही वो एक जगह को रेंट पे लेके वहां पर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद अकेमी कन्वर्टेबल सोफा को खोल देती है ताकि ये कपल वहां पर सो सके और फिर खुद सोने के लिए चले जाती है। फिर अगली सुबह वो इन दोनों के उठने से पहले ही काम पे चले जाती है। उसके बाद अकीरा अपनी कार को एक दुकान के सामने पार्क करता है जो अगले हफ्ते तक बंद रहने वाली है। फिर वो और हिरोको एक कम बजट का फ्लैट देखने के लिए जाते हैं। फिर पहला फ्लैट जो वो देखते हैं वो बहुत ही छोटा और गंदा सा रहता है, लेकिन उसका मंथली किराया 2,65,000 रुपीज रहता है। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं कि इतना ज्यादा किराया इस घटिया से रूम के लिए कौन देगा। उसके बाद ये दोनों जॉब की तलाश में निकल जाते हैं और तभी इन लोगों को एक गिफ्ट शॉप में गिफ्ट रैपिंग की वैकेंसी का पता चलता है। फिर ये दोनों उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अकीरा का सिलेक्शन हो जाता है पर हिरोको का नहीं हो पाता। हिरोको को ऐसा लगता है कि आजकल वो किसी भी चीज के लिए पैशनेट नहीं है और इतनी आसान सी जॉब में उसके सिलेक्शन ना हो पाने से उसे और बुरा लगने लगता है। फिर वो कंप्लेन करती है कि वो एक यूजलेस इंसान है, लेकिन अकीरा उसको एश्योर करता है कि वो एक यूजलेस इंसान नहीं है। फिर रात में ये लोग अकेमी के फ्लैट में फिर से वापस आ जाते हैं, जहां अकेमी इन लोगों से पूछती है कि इन लोग यहाँ से कब शिफ्ट होने वाले हैं। तो हिरोको झूठ बोल देती है कि उन्हें एक फ्लैट मिल गया है और वो कुछ दिनों में वहां पर शिफ्ट होने वाले हैं। अगले दिन हिरोको फिर से नए घर की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उसे एक भी अच्छा घर नहीं मिलता है। दूसरी तरफ अकीरा अपने नए जॉब पे जाना शुरू कर देता है और कुछ इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। फिर अचानक से हिरोको को याद आता है कि उनकी गाड़ी एक इल्लीगल स्पॉट पे खड़ी है। वो वहां पर भाग के जाती है, लेकिन उनकी कार ऑलरेडी टो हो चुकी होती है। फिर वो पास के म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में जाती है और वहां वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट उसकी कार से उसका सामान उसको निकालने दिया जाए, क्योंकि उसके पास फाइन पे करने के लिए पैसा नहीं रहता है। और वहां एक आदमी उसके कार से उसके फिल्मिंग इक्विपमेंट्स को निकालने में उसकी मदद करता है। फिर वो उन फिल्म इक्विपमेंट्स को जैसे तैसे अपने घर लेकर आ जाती है। उसके अगले दिन अकीरा की फिल्म एक छोटे से रेंटेड मूवी थिएटर में दिखाई जाती है और देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आई, क्योंकि लोग अकीरा की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। फिर एक एडवर्टाइजमेंट एजेंट अपना कार्ड अकीरा को देता है और उसे बोलता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ काम करना चाहता है। फिर बाद में हिरोको देखती है कि अकेमी अकीरा को साइड में खींच कर ले जाती है और उसके साथ हंस हंस कर बात करने लगती है और ये देखकर हिरोको को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि अकेमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर में सो रही होती है और दूसरी तरफ हिरोको और अकीरा सोफे में सो रहे होते हैं। और जब अकेमी के बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो दोनों सो चुके हैं, तब वो अकेमी को बोलता है कि ये दोनों उसके घर को एक होटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसके जवाब में अकेमी बोलती है कि एटलीस्ट अकीरा कुछ काम तो कर रहा है। हिरोको तो बस दिन रात उसकी मैगजीन लेकर इधर उधर घूमती रहती है। अनफॉर्चुनेटली हिरोको इनकी पूरी बातचीत को सुन लेती है और ये सुनने के बाद उसे और ज्यादा यूजलेस फील होने लगता है। फिर अगली सुबह हिरोको की एक खाली अपार्टमेंट में नींद खुलती है और वो नोटिस करती है कि उसकी छाती में से रोशनी निकल रही होती है। फिर जब वो बाथरूम में जाके अपने शर्ट को खोलती है, तब वो देखती है कि उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद हो चुका है। उसके बाद वो एक ऐसा आसन करती है जो बाबा रामदेव भी नहीं कर सकते, छाती के आर पार हाथ मिलाओ आसन। एनीवे
एनीवेज उसके बाद ये अकीरा के वर्क प्लेस पे जाती है जहाँ वो काम करता है और वहाँ जाके ये उसे आवाज लगाती है, लेकिन अकीरा किसी रीजन से उसको सुन नहीं पाता है। उसके बाद सड़क में चलते चलते इसके छाती का छेद और बड़ा हो जाता है और इसके पैर बिल्कुल चेयर के पैर जैसे बन जाते हैं। लोग इसे स्ट्रगल करते हुए देखते हैं लेकिन इसकी मदद नहीं करते और एंड में ये एक चेयर बन जाती है और इसका बस जैकेट उसके ऊपर टंगा रहता है। लोग उसके बाजू से निकल जाते हैं पर उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं कि सड़क में चलते चलते ये कभी भी एक इंसान बन जाती है और कभी भी एक चेयर बन जाती है। फिर फाइनली एक आदमी उसे चेयर समझकर अपने घर लेकर चले जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और वो आदमी हमें उस चेयर को घर में यूज करते हुए दिखता है। अब फाइनली हिरोको अपने आप को यूजलेस नहीं मानती है, वो कभी कभार इंसान बन जाती है जब उसका मालिक उसे देख नहीं रहा होता है और फाइनली एक चेयर बन के वो अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर रही होती है। दूसरी स्टोरी का नाम है मेर्द और इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गंदा सा आदमी टोक्यो के गटर से निकलता है और उसके बाद वो सड़क में चलते चलते लोगों को परेशान करता है। सबसे पहले वो सड़क में खड़े एक आदमी की सिगरेट चुराता है, उसके बाद वो एक हैंडीकैप की वॉकिंग स्टिक को फेंक देता है। लोग उसे ये सब करते हुए देखते हैं लेकिन कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। फिर चलते चलते ये आदमी एक बंदे का वॉलेट चुराता है और उसमें से पैसा निकाल के उसे खाने लगता है। उसके बाद ये आदमी एक लड़की के अंडर आर्म्स को चाट लेता है जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पुलिस के आने से पहले ये आदमी वापस से गटर में चले जाता है और वहां से गायब हो जाता है। फिर उसके अगले दिन इस आदमी के करतूतों की खबर पूरे देश में दिखाई जाती है और आई विटनेसेस अपने भयानक एक्सपीरियंस को रिपोर्टर्स के साथ शेयर करते हैं। फिर टोक्यो पुलिस इस आदमी को गटर में ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। फिर उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि ये बंदा टोक्यो के गटर सिस्टम में घूम रहा होता है और तभी उसे अंडरग्राउंड लेवल पे एक ग्रेनेड से भरा हुआ डब्बा मिलता है और उसमें से एक को वो अपने पीछे फोड़कर टेस्ट भी करता है। हेलो लोको फैक्ट्स हियर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तो क्या तुम तैयार हो? तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। अगर ये 3 चीजें तुम करते हो तो अगले 10 साल तक तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। उसके बाद ये शहर में जाके लोगों के ऊपर वो ग्रेनेड्स को फेंकने लगता है जिससे बहुत सारे मासूम लोगों की मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद न्यूज चैनल्स इस खबर को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और पुलिस इस आदमी को एक टेररिस्ट घोषित कर देती है। फिर इवेंचुअली ये साइकोपैथ गटर के अंदर फूलों के ऊपर नंगा सोया हुआ मिल जाता है। उसके बाद के सीन में हमें मेटर वेलॉन नाम के एक फ्रेंच वकील से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो बिल्कुल उस साइकोपैथ की तरह दिखते हैं। वो क्लेम करते हैं कि उन्हें उसकी भाषा समझ में आती है और वो उसे कोर्ट में उसका वकील बनकर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले मिस्टर वोलैंड अपना इंट्रोडक्शन उस आदमी को देते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसे फांसी की सजा होने वाली है और जब मिस्टर वॉलेंड उस साइकोपैथ से उसका नाम पूछते हैं तब वो साइकोपैथ अपना नाम मेर्द बताता है जिसका फ्रेंच में मतलब होता है टट्टी। फिर फाइनली मुकदमे के दिन मेर्द को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है और वहां मिस्टर वॉलेंड उसको पागल बताते हुए उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने इतने सारे लोगों को क्यों मार दिया तो इसके जवाब में मेर्द बोलता है कि उसे जापानीज लोग पसंद नहीं है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा लंबा जीते हैं और उनकी आंखों का शेप बहुत ही अजीब सा होता है। अब ये सुनने के बाद कोर्ट में बैठे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन अचानक से कुछ लोकल्स इस मौत की सजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। वो इस सिचुएशन में अच्छे दिखना चाहते हैं और पूरी दुनिया को एक मैसेज भेजना चाहते हैं। उनके पोस्टर्स में लिखा होता है कि तुम जितना हमसे नफरत करोगे उतना ही हम तुम्हें प्यार देंगे। फिर एग्जीक्यूशन के दिन मेर्द को एक कमरे में ले जाकर उसके गले में फांसी का फंदा बांध दिया जाता है और उसके बाद वो ये अजीब सी चीज करता है, वो अपने दोनों हाथों में थूकता है फिर उसे अपने दोनों हाथों में मलता है। उसके बाद वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, फिर वो अपने दोनों गालों पे झापड़ मारता है और मुंडी को झटका देता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वॉलेंड भी सेम चीजें करते हैं। उसके बाद फाइनली मेर्द को फांसी देकर मार दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उसकी बॉडी को चेक करते हैं और उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मेर्द जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी आंखों की पट्टी भी हटा देता है। फिर अचानक से पाइप से आने वाली आवाज लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और फिर जब वो लोग वापस से मेर्द की तरफ देखते हैं
तब तक वो वहां से गायब हो चुका होता है। अब इस मूवी की तीसरी और आखिरी स्टोरी का नाम है शेकिंग टोक्यो, और ये स्टोरी एक हिकिकोमोरी नाम के इंसान के ऊपर बेस्ड है जो अपने घर के बाहर 10 सालों से नहीं निकला होता है। दरअसल हिकिकोमोरी एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब अपने आप को घर में कैद कर लेना और खुद को सोशल इंटरेक्शन से दूर रखना। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिकिकोमोरी अपने खाली टॉयलेट पेपर रोल को बहुत सारे खाली टॉयलेट पेपर रोल्स के ऊपर रखता है जो उसने बहुत सालों में कलेक्ट किया होता है। वो नरेट करता है कि बहुत सारे हिकिकोमोरी अपने माँ बाप के साथ रहकर उनके पैसों से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन वो अकेला रहता है और वो जब टॉयलेट जाता है तब वो वहां का दरवाजा खुला छोड़ देता है और वो टॉयलेट में सो भी जाता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। और सबसे अजीब बात यह है कि ये कभी भी टीवी नहीं देखता है बल्कि पूरे दिन ये अपनी बुक्स को पढ़ता रहता है। इसका पूरा घर बुक्स से भरा हुआ होता है जिन्हें इसने पिछले 10 सालों में पढ़ चुका होता है। फिर हिकिकोमोरी हमें बताता है कि वो कभी भी अपने फादर के रूम में नहीं जाता है जहां पर वो रहा करते थे, और हर महीने उसके फादर उसे लिफाफे में पैसा भेजते हैं जो उसकी ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। जब पहली बार उन्होंने इसे पैसा भेजा था तब लिफाफे में पैसे के अलावा एक लेटर भी था, लेकिन उसके बाद इसके फादर ने उसे लेटर लिखना बंद कर दिया। लेकिन हिकिकोमोरी उन्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं करता क्योंकि वो एटलीस्ट इसे हर महीने पैसा तो भेज रहे होते हैं। अब क्योंकि उसके पास पैसा और टेलीफोन दोनों है तो वो हर चीज को होम डिलीवरी पे मंगवा लेता है। उसकी पॉलिसी है पैसा देना, सामान लेना और कभी भी डिलीवरी मैन से अपनी नजरें नहीं मिलाना। हर सैटरडे वो ट्रेडिशन के दौर पे पिज्जा मंगाता है और ऐसे ही एक दिन पिज्जा खाते समय उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आ गई जब वो एक हिकिकोमोरी नहीं बना था, और वो बोलता है कि वो उन दिनों को मिस नहीं करता है क्योंकि उसे लोगों की नजरों में देखना और सूरज को देखना पसंद नहीं था। फिर फाइनली पिज्जा खा लेने के बाद वो पिज्जा बॉक्स को बहुत सारे पिज्जा बॉक्सेस के ऊपर जमा देता है और ट्रेडिशन के दौर पे वो फिर से अगले हफ्ते पिज्जा मंगा लेता है। लेकिन इस बार वो नोटिस करता है कि पिज्जा डिलीवरी मैन इस बार स्कर्ट पहन के आया है। ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर जैसे ही वो उस आदमी को देखता है उसे पता चलता है कि वो एक आदमी नहीं बल्कि एक क्यूट सी लड़की रहती है। ये उसका कई सालों बाद पहला आई कांटेक्ट रहता है। उसके बाद लड़की उसका चेंज उसे वापस कर देती है। तभी अचानक से टोक्यो में एक अर्थक्वेक आ जाता है। ये देखकर वो डर जाते हैं लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलते। फिर जैसे ही अर्थक्वेक रुकता है लड़की चक्कर खा के जमीन में गिर जाती है। अब ये देखकर हिकिकोमोरी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करे। फिर वो उस लड़की के लिए पानी लेके आता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो लड़की अनकॉन्शियस है तो वो खुद ही उस पानी को पी लेता है। अब इतने सालों में हिकिकोमोरी भूल चुका है कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे समझ में नहीं आता है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। फिर कुछ समय बाद वो लड़की को बहुत ही ध्यान से देखता है और वो नोटिस करता है कि उसके शरीर में बहुत सारी बटन्स हैं। फिर उसे एक कोमा नाम की बटन दिखती है और उसके लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि कभी अगर ये लड़की कोमा में चले जाए तो उसे ये बटन दबा के उठाया जा सकता है। फिर हिकिकोमोरी कोमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ता है। उसके बाद वो केयरफुली उस बटन को दबा देता है और बटन को दबाते ही वो लड़की तुरंत उठ जाती है और बिना कुछ कहे वो एक उल्टे पिज्जा बॉक्स की तरफ पॉइंट करती है। उसके बाद हिकिकोमोरी उस बॉक्स को सीधा कर देता है और लड़की उसे बिना कुछ बोले वहां से चले जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद 2 दिनों तक हिकिकोमोरी शॉक के वजह से कुछ नहीं कर पाता है। फिर तीसरे दिन वो अचानक से उठ के पिज्जा ऑर्डर करता है, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब वो लड़की की जगह एक आदमी उसे पिज्जा डिलीवर करने आ जाता है। उसके बाद वो आदमी फोन यूज करने के लिए हिकिकोमोरी के घर के अंदर घुस जाता है। फिर हिकिकोमोरी उस आदमी से उस लड़की के बारे में पूछता है जो कुछ दिनों पहले उसके घर में पिज्जा डिलीवर करने आई थी। फिर वो आदमी हिकिकोमोरी को बताता है कि उस लड़की ने कुछ दिनों पहले अपने जॉब को छोड़ दी थी ताकि वो भी इसके जैसे एक हिकिकोमोरी बन के अपने घर में रह सके। फिर जाते जाते वो आदमी हिकिकोमोरी को उस लड़की के घर का एड्रेस देते हुए जाता है। उसके बाद फाइनली हिकिकोमोरी डिसाइड करता है कि वो उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर जाएगा। फिर वो अपने पुराने धूल खाए हुए जूतों को शेल्फ से
बाहर निकालता है और उसके बाद वो उन जूतों को पहनकर 10 सालों में पहली बार अपने घर के बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद उसे बाहर की दुनिया बहुत ही अजीब सी लगती है, लेकिन उस लड़की से मिलने के जुनून में वो वापस से अपने घर नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी साइकिल बाहर निकालता है जो अब चलाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने घर को देखता है जो 10 सालों में पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढक गया होता है। उसके बाद वो उस लड़की के घर तक पहुंचने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन पूरे रास्ते भर ना ही उसे कोई गाड़ी दिखती है और ना ही कोई इंसान। फिर वो नोटिस करता है कि सब लोग अपने अपने घर के अंदर हैं। इसके बाद वो रियलाइज करता है कि आधे से ज्यादा लोग अब उसके जैसे एक हिकिकोमोरी बन चुके हैं। फिर फाइनली हमारे हीरो को उसकी हीरोइन मिल जाती है और वो उसे घर से बाहर आने को कहता है, लेकिन वो अपनी खिड़की को बंद कर देती है। फिर अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है और सारे हिकिकोमोरी अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और सड़क में आके बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अर्थक्वेक शांत हो जाता है और वहां पर सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद लोग अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। फिर अचानक से हिकिकोमोरी उस लड़की को अपने पीछे खड़े हुए देखता है, लेकिन वो लड़की भी अपने घर में वापस चली जाती है। लेकिन हिकिकोमोरी उसे बोलता है कि वो घर के अंदर ना जाए और उसके हाथ में बनी लव की बटन को प्रेस कर देता है। दी एंड। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन दबा के इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।